मेरे दो शब्द शुरू करने से पहले मैं मेरे पुरखाओं को स्मरण करना चाहूंगा। रूपोलंग पहांदी पारी कुपार लिंगो, हिरासुका लिंगो, याया दाई कली कंकाली, दाई रायताड़ जंगो एवं समस्त मेरी पेन पुरखा शक्ति, इन सभी को मैं नमन करता हूं। और वैसे ही आज का ये जो दिन हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इस मौके को बांट रहे हैं, ये सभी इन वीरों की बदौलत है। क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा, वीर बाबूराव शेड़मा के वीरांगना रानी दुर्गावती, तिलका माझी जयपाल सिंह मुंडा, हमारे भूमकाल विद्रोह के नायक गुंडाधुर जी और अन्य हमारे क्रांतिवीर, जिनके सिवाय यह दिन पॉसिबल नहीं था, या ये कहेंगे हम लोग कि हमारे ट्राइबल लोगों का कल्चर, इतिहास सामने आना भी पॉसिबल नहीं था। क्या सभी को आवाज आ रहा है? हेलो, थोड़ा आप शांत रहेंगे तो मैं बोलूंगा। थोड़ा शांत करिएगा सबको। हेलो, मैं जो कुछ बातें कहने वाला हूं, मैं नागपुर से आया हूं, नागपुर से भी दूर से आया हूं, मैं अकोला से आया हूं। कल सवेरे निकला था अकोला से, और अकोला से रात भर के मैं यहां पहुंचा, झपकी भी नहीं मारी, इस प्रोग्राम में खड़ा हूं। तो मेरा एक काम बनता है कि मेरे पास जो है वो आपको दूं, और आपके पास जो है वो मैं लूं। अगर आपको पसंद आता है तो रख लीजिए, नहीं पसंद आता है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। सबसे पहला सवाल, मैं घुमा फिरा के बातें नहीं करता, मैं सबसे पहले आप सबकी तालियां चाहूंगा इस प्रोग्राम के आयोजन में लगे हुए सभी युवा वर्ग। मेरी पहचान तुलसी जी से मेरे ख्याल से कुछ 2-3 महीने पहले की है। जब मैं सही बताऊं तो ये वीडियो करते करते मैं एक इकोनॉमिकल सिचुएशन में फंस गया था, और उस टाइम हमारे तुलसी नेताम भैया मेरे लिए दौड़ के आए थे, और आज उन्होंने और उनके साथियों ने ये जो प्रोग्राम खड़ा कर दिया, और आपने जो रैली में अपनी ताकत दिखाई है, एक बार खुद के लिए तालियां। ठीक है, मानते हैं रैली से कुछ निकलता विकलता नहीं है, बट रैली से हमारी ताकत और एकता का पता चलता है, समझ रहे? और यही ताकत एक तो यार आप पूरे लोगों को बैठाकर मेरे हाथ में माइक देना, नहीं तो मैं शुरू हो गया तो बीच में रोकना मत, ठीक है। तो सीधा सीधा सवाल है, लोग बोलते हैं ट्राइबल आदमी एजुकेशन में पीछे है, ट्राइबल आदमी पैसे में पीछे है, ट्राइबल आदमी गरीब है इसलिए पीछे है। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस ट्राइबल आदमी को पता नहीं कि मैं कौन हूं, उसे खुद पता नहीं है कि ट्राइबल माने कौन, गोंड माने कौन, मैं अगर ये जनजाति से हूं तो मैं कितना महत्व रखता हूं। आज का ये जो दिन है, हर फ्लेक्स पर नाम आया है जागतिक आदिवासी दिन, लेकिन यूएन ने जो नाम दिया है वो जागतिक आदिवासी दिन नहीं है। याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं डिटेलिंग में, क्योंकि हम समझते नहीं है और फिर फंसते जाते हैं। इंडिजिनस इस वर्ड को यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने यह तय किया 1993 में कि सभी, भारत में नहीं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जितने भी देश है उस देश में सभी इंडिजिनस लोग रहते हैं, उन सभी को एक दिन मनाना चाहिए, और वो ये 9 अगस्त का दिन तय किया गया। लेकिन हाँ, दिवाली इंडिया में होती है, बाहर नहीं होती। कोई जीसस का प्रोग्राम अमेरिका में होगा तो इधर नहीं होगा। लेकिन ये ऐसा त्योहार और पर्व है, ऑल वर्ल्ड में आज इसको मनाया जा रहा है। कुछ विधायकों ने, कुछ लोगों ने सवाल किए थे मुझे, ये हमारे पुरखाओं का त्योहार नहीं है, पंडुम नहीं है, फिर हम इसको क्यों मनाएं? पंडुम में और त्योहारों में क्या अपनी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हो आप घर में? ये वो दिन है जिस दिन आप खुद के लिए आवाज उठाते हो, अपने आवाम के लिए आवाज उठाते हो। सबसे पहले मैं
और डीप में जाना चाहूंगा कि जो अभी घटना हुई मणिपुर की, यहां पे इंसान ने जब से धरती पर कदम रखा या फिर धरती पर आया, तब से बहुत सारे युग यहां पे चले गए। हम उसे अश्म युग कहते हैं, हम उसे धातु युग कहते हैं, लोह युग कहते हैं, ताम्र युग कहते हैं, पाषाण युग, अनेक युगों के नाम देते हैं। लेकिन जब यहां पे गांव सिस्टम यानी नार व्यवस्था यहां पे बसाई गई, कबीलाई व्यवस्था यहां पे आई, तो सबसे पहला साइन क्या था पता है? ट्राइबल लोगों की मातृसत्ताक प्रथा थी, यानी महिलाओं को सामने रखना। अरे ट्राइबल कबीले की सरदारनी भी महिलाएं हुआ करती थी। छत्तीसगढ़ और एमपी की बात लेंगे तो वीरांगना रानी दुर्गावती का उदाहरण आपके सामने है। आज भी जो ओरिजिनल ट्राइबल है, बोगस लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, ओरिजिनल जो ट्राइबल है, आज भी उनके घर में व्यवस्था उनकी मातृसत्ता यानी उनकी मातृशक्ति ही संभालती है। कोई मानेगा नहीं मानेगा वो बात की बात है, मुझे पता है। तो मातृसत्ता को यानी हमारे मातृशक्ति को इतना बड़ा महत्व होते हुए भी आज 2023 में अगर हमारे एक बहना पर, हमारे एक माता पर एक अत्याचार होता है, उसे विवस्त्र कर लोगों में घुमाया जाता है, उसका रेप और उसका खून होता है, तो ये समझ लीजिए कि ये संविधान है, इसलिए हमें लोग मान रहे हैं। अगर संविधान में तरतूद नहीं होती तो ये हमें कहीं फेंक देते, समझ रहे? तो मैं सबसे पहली अपील करूंगा ट्राइबल समाज से, बाबा साहब को पढ़ना शुरू कीजिए। जितने ज्यादा पेरियार, रामास्वामी, बाबा साहब को आप पढ़ते जाएंगे, उतने ज्यादा इस व्यवस्था और इस कपटी लोगों को समझते जाएंगे कि ये पीठ थपथपाने वाले कौन है और चूरा खोपने वाले कौन है। यह आपको अभी भी समझ आएगा जब आप किताबें पढ़ने लगेंगे। मेरा विषय ये नहीं है, फिर भी मैं इस मंच से, मेरे चैनल से और पूरे तकतपुर एरिया के ट्राइबल समुदाय की ओर से मणिपुर घटना का निषेध करता हूं और गवर्नमेंट से यह अपील करता हूं कि उनको कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए। और सीधा हम टॉपिक पर आते हैं कि सबसे बड़ा सवाल, अगर हम गोंड है तो क्यों है? ये किसी ने पूछा नहीं और आपको भी ये सवाल कभी आया नहीं होगा। अरे गोंड है, गोंडवाना है, गोंडी भाषा है, लेकिन गोंड क्यों है? गोंड यहां किस लिए है और गोंड का यहां का महत्व क्या है? ये सवालों के जवाब कौन देगा? हम आएंगे मंचों पे, बोलेंगे अरे पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा लेकिन जब उस आदमी को यह पता नहीं कि मैं गोंड हूं तो मेरा इस दुनिया में महत्व क्या है, तो क्या लड़ाई लड़ेंगे हम लोग? किस दिशा में लड़ेंगे? इसीलिए मैं और उसी मुद्दे पर आता हूं कि यूएनओ ने हमें आदिवासी नहीं कहा है, भूल जाइए। हमें यूएनओ ने इंडिजिनस कहा है। जिन्स यानी वंश होता है, वंश वास करने वाला, रहने वाला नहीं। रहने वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आज बिहार क्षेत्रों में बहुत सारे लोग जाके पड़े हैं, सबको मूल निवासी नहीं बोल सकते। इंडिजिनस यहां का प्रथम वंशी, मूल वंशी जो है, उसी को यहां का मूलवंशी बोला गया, इंडिजिनस बोला गया। वो जो कि हम ट्राइबल है। आदिवासी शब्द भी इंडिजिनस शब्द से पूरक नहीं है। यह बात आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे अगर आपके कोई विद्वान खड़ा हो जाए तो उसको आप जवाब दे सको कि इंडिजिनस हूं मैं। क्या है? आप सभी लोग इंडिजिनस पीपल है। और यूएनओ जिसने ये दिन नियुक्त किया, वो क्या है पता है? जब देशों देशों के बहुत बड़े युद्ध होते थे, बहुत ज्यादा जाने जाती थी, आपने देखा होगा हिरोशिमा और नागासाकी में अणुबम गिराए गए थे। उस टाइम में सभी देशों को यह लगा कि अरे ऐसे तो सारे देश निपट जाएंगे। तब सभी देशों ने मिलकर एक टीम बनाया और वो टीम सभी देशों पे कंट्रोल करती है। उस टीम का नाम है, ऑल वर्ल्ड को कंट्रोल करने वाली यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और उस टीम ने बताया कि 9 अगस्त यह वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे होगा और इसलिए आज हम यहां पे खड़े हैं। सरल भाषा में समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि मुझे छत्तीसगढ़ी नहीं आती तो मैं ये मानकर चलता हूं कि मैं आपको हिंदी समझ में आती है, ऐसा मैं मानकर चलता हूं।
पॉइंट पे आते हैं कि ये जो पुरखाए लगे हैं, एक्चुअली इनके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। गुंडाधुर जी है, जयपाल सिंह मुंडा है, जो संविधान सभा में जिन्होंने ललकारी दी वो जयपाल सिंह मुंडा यहीं पे है। ये सब चीजें आपको पता है, लेकिन जब आपको आपकी पर्सनल डिटेल कोई पूछेगा तो हमारे बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जैसे कि आप मुझे मिलने आए नागपुर में, हाँ बोलो जी मैं कन्ना का हूं, आप कौन है? टेकाम है। तो आपके सगा कितने हैं? बता देगा 4 सगा या 6 सगा है। अभी वो 4 सगा या 6 सगा बता देगा, और मैंने एक अगर उसको सवाल पूछा क्या नाम है आपके सगाओं के, तो वो इधर उधर देखेगा, डेफिनेटली उसको पता ही नहीं है कि मेरे सगाओं के नाम क्या है। अच्छा ठीक है, सगाओं के नाम पता नहीं है आपको, अरे आपका टोटेम क्या है? डेफिनेटली उसको पता नहीं है कि मेरा टोटेम क्या है। और ये जानकारी कौन देगा? अरे मेरे हिंदू भाई के पास जाओ, उसके पास जाओ, वो रामायण से महाभारत को लेकर सभी कैरेक्टर के नाम बता देगा। हमारे मुस्लिम भाई के पास जाओ, वो भी मोहम्मद पैगंबर से लेकर बहुत सारी चीजें बता देगा। हमारे क्रिश्चियन भाई के पास जाओ, वो भी पूरी जीसस की कहानी सुना देगा 32 में से लेकर। लेकिन हमारे ट्राइबल भाई के पास गए और बोले कि तुम्हारे कल्चर में क्या है, तो वो कुछ नहीं बताता। ये हमारा वीक पॉइंट है, हमें पता ही नहीं है हम क्या है। समझ रहे? ये वीक पॉइंट है। अरे अनपढ़ है, अरे इसके पहले राजा महाराजा थे, तब हमारे लोग गांव में ही रहते थे, तभी हम शासन करते थे। पढ़ाई का लेना देना नहीं है, चतुरता का। जो जानकारी है वो जानकारी आते आते हमारी जनरेशन तक पहुंची नहीं, और यहां से हम मानसिक गुलाम बनते गए। और यही एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हमारे पीछे जाने का। आज आप सभी को कमजोरियां नहीं बताऊंगा, क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप तय करेंगे। मैं आपको जानकारी दूंगा, जो कि जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी रहेगी। सबसे पहला सवाल, मैं थोड़ा जोर से बोल रहा हूं तो मुझे खांसी आ रही है। सबसे पहला सवाल, गोंडवाना गोंडवाना क्या है? क्या गोंडवाना छत्तीसगढ़ है? क्या गोंडवाना माने एमपी है? क्या गोंडवाना माने महाराष्ट्र है? क्या है? गोंडवाना एक प्रदेश है, और वो इत्तुसा नहीं है, वो एक लैंड का भूप्रदेश है, और ये इसी को गोंडवाना बोला गया है। तो ये गोंडवाना जो प्रदेश है, इसको इतना बड़ा विस्तार क्यों मिला? क्योंकि आपके पुरखा पहले बहुत ज्यादा तादाद में थे, बट कुछ होशियार लोग आए, सयाने लोग आए, उन्होंने क्या किया? उनके हाथ में ग्रंथ थे, हमारे लोगों के हाथ में जमीनें थी। उन्होंने आके हमारे पुरखाओं को कहा, बेटा आंखें बंद कर। हमारे पुरखाओं ने आंखें बंद की, हमारे लोगों के हाथ में ग्रंथ आए और जमीनें उनके हाथ में चली गई। समझ रहे बात? मैं पर्टिकुलर किसी कौम का, किसी व्यक्ति का नाम लेकर आपको बताना नहीं चाहूंगा, क्योंकि दुश्मन आपके चारों तरफ है। किस एक दुश्मन का नाम लेंगे आप? चारों तरफ है। अगर नहीं है दुश्मन तो अपना ही कोई भाई है जो पैर खींचेगा। तो ये मानसिकता चेंज होनी चाहिए। तो गोंड हु, देखिए मैं और एक बात यहां पे मेंशन कर रहा हूं, जिस बात को समझना बेहद जरूरी है। आप ये मानते हैं कि हम प्रकृति पूजक हैं? मानते हैं कि नहीं? प्रकृति पूजक है कि नहीं हम लोग? ठीक है। आप ये मानते हैं कि सबसे पहले इस धरती पर हमारे पुरखा आए थे? मानते हैं? तो यानी ये बात तब की हो रही है जब हम गुफाओं में रह रहे थे। यानी गुफाओं में जब हम रह रहे थे, तब आपको ऐसा लगता है कि हमारे पुरखा जैसे जन्मे वैसे उन्होंने अपनी भाषा बोली? नहीं बोली। उनको हजारों साल लगे होंगे अपनी भाषा बोलने के लिए। तू मैं से शुरू हुआ होगा, और कोई जो प्राचीन गोंडी भाषा है वो उन्होंने बोलना शुरू किया होगा, और उसके हजारों लाखों साल बाद उस गोंडी का व्याकरण बना होगा, यानी ग्रामर बना होगा। अभी इसमें बहुत सारे पढ़े लिखे लड़के, आपको पता है किसी भी भाषा का ग्रामर अगर नहीं बनेगा तो क्या आप उस भाषा को लिख सकते हैं? नहीं, उसको फुल स्टॉप चाहिए, उसको वर्ब चाहिए, एडवर्ब चाहिए, सब चीजें चाहिए, तब आप एक किताब लिख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में सबसे पहले भाषा बोली भाषा आई। कौन सी? सिर्फ लोग बोलते थे। कबीलाई व्यवस्था में सिर्फ लोग बोलते थे एक दूसरे के साथ, वो लिखावट में नहीं थी।
लिखावट में जब उसका ग्रामर बना तब आई। तो क्या आप ये मानते हैं कि ट्राइबल लोगों के पहले के ग्रंथ है? ग्रंथ क्या ट्राइबल लोग यहां पे जन्म लेने से पहले के ग्रंथ है? ये मानेंगे आप? अरे उसका ग्रामर बना होगा किसी काल में, तब जाके वो किसी ने लिखे होंगे। इसका मतलब ये है किसी भी ग्रंथ संस्कृति से पुराने आप हैं, आपका उस ग्रंथ संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। अभी हम प्रकृतिवाद पे आ रहे हैं तो सीधा और थोड़ा आगे आएंगे। अभी मुझे एक बताइए, धर्म क्या है? धर्म क्या, कौन सी चीज है? जब इंसान को यह लगा कि मेरे समाज के जो लोग हैं वो इंसानियत खोते जा रहे, इंसानियत को वो मारते जा रहे, तो उनको इंसानियत में रखने के लिए मैंने एक नियम सूची बनाई, जिस सूची का नाम मैंने रखा धर्म। लेकिन जब हम प्रकृतिवादी है, हम प्रकृति के नियमों पे चलने वाले लोग हैं, तो मानव निर्मित संकल्पना धर्म है, तो क्या मानव निर्मित संकल्पना में आप आएंगे? पॉसिबल है? इसलिए इस देश का मूलवंशी ट्राइबल आदमी किसी भी धर्म से बिलोंग नहीं करता, वो धर्म पूर्वी है। इस बात को भी याद रखें, क्योंकि धर्म मानव ने बनाए हैं, मानव को इंसानियत सिखाने के लिए बनाए हैं। कोई भी धर्म इंसान को इंसान बनाता है, ये बात याद रखिए। लेकिन धर्मों से परे इस निसर्ग, इस नेचर, इस प्रकृति को निहारते हुए यहां पे जीने वाले को ही इंडिजिनस ट्राइबल हम लोग कह सकते हैं। ये चीजें याद रखिए। अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था, आपके सगाओं के नाम क्या है, आपका टोटेम क्या है? ये क्या चीज है भाई? ये क्या चीज है? मुझे यह बताइए, 3 सगा कितने? हाथ ऊपर करिए। 3 सगा, ओके। 4 सगा, 4 सगा, 4 देवे। 5 सगा, 6 सगा, 6 बहुत है। हाँ, 7, 6 और 7 का ज्यादा है, चलो ठीक। सगा यानी क्लैंस, क्लैंस बोलते हैं, आपको थोड़ा कंफ्यूजन आया होगा, ठीक है। तो ये 4, 5, 6, 7, क्या आपके दादा ने इसको बनाया? आपको याद है, आपकी दादी बताती होगी, दादा ने बनाया? नहीं बनाया। यानी ये हजारों सालों से 4 सगा, 5 सगा, 6 सगा, 7 सगा, 3 सगा, ये क्यों चल रहा है? इसके पीछे क्या रीजन है? क्या ये अंधविश्वास है? ऐसा सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर सबसे पहले कुछ आया होगा तो वो सवाल आया है, और उसके बाद उसके पीछे उसका जवाब आया है, याद रखना। तो ये सवाल है कि 4, 5, 6, 7 जो सगाए बने हैं और हम एक दूसरे के साथ मडमिंग यानी शादी कर रहे हैं, तो ये किस वजह से और क्यों बने? जब हमारे पुरखाओं को ये पता था कि आगे चलकर इंसान इंसानियत खो देगा और सबसे पहला वार वो जंगलों पे करेगा। ध्यान से सुनिए मेरी बातें। जब हमारे पुरखाओं को पता था कि इंसान हैवान बनेगा, तब सबसे पहला वार जंगलों पे करेगा और वहां के रहने वाले प्राणी और पेड़ों पे करेगा। इसलिए ये किसी भी दुनिया के ट्राइब में या ट्राइबल में ही मिलता है, किसी भी दुनिया के धर्म में ये व्यवस्था नहीं है जो व्यवस्था मैं आपको अभी बता रहा हूं। हमारे पुरखों ने ये जान लिया कि अगर जब तक मानव रहेगा तब तक जंगल और उसके प्राणी रहना बहुत जरूरी है, अन्यथा मानव का विनाश आएगा। और इसके लिए हमारे पुरखाओं ने यह सगा व्यवस्था बनाई कि हर एक गोंड आदमी को एक प्राणी, एक पक्षी और एक पेड़ दिया है। समझ रहे? ये बात अगर आपको पता नहीं होगी तो अभी से पता करना शुरू करो। आपके पुरखा, आपके मम्मी पापा, नहीं तो आपके दादा दादी आपको जरूर बताएंगे। आपके कुल देवत में एक पेड़ होता है जिसको आप पूजते हैं, जिसके पीछे आपके, जिसके नीचे आपका पेन होता है। एक ऐसा प्राणी होता है जिसको आप मारते नहीं और खाते भी नहीं, और ऐसा पक्षी भी होता है जिसको आप मारते नहीं और खाते भी नहीं। ये हर गोंड आदमी को अलग अलग प्राणी, अलग अलग पक्षी और अलग अलग पेड़ क्यों दिए गए? क्योंकि गोंडों में 750 गोत्र है और 750 गोत्रों में हर एक आदमी अपना पेड़, अपना पक्षी और अपना प्राणी बचाएगा, इनडायरेक्टली पूरे जंगल को बचा देगा। ये थ्योरी है, और ये थ्योरी आपके सगा व्यवस्था में आई है।
चार सगा वाले आज भी कछुआ जो होता है उसको पूजनीय मानते हैं। मानते हैं कि नहीं? चार सगा वाले कछुआ होता है, कछुआ। हम पांच सगा वाले हैं। हम मधुमक्खी को जानते हैं। मैं कन्ना का, मेरा सरनेम क्या है? कन्ना का। किसी भाषा में इसका अर्थ नहीं मिलेगा, गोंडी में मिलेगा। कन्ना का माने मधुमक्खी। हमारे नैतम जी है, तुलसीदास नैतम जी है, उनके सरनेम में अगर बात करेंगे तो नए आएगा। गोंडी में क्या होता है? नए माने इस कबीलाई व्यवस्था में सबसे पहला प्राणी अगर इंसान ने किसी प्राणी को साथ में लिया है तो वो है इस गांव की रक्षा करने वाला डॉग, कुत्ता। और उसी को चार सगाओं ने, नैताम सगाओं ने अपना टोटेम बनाया, क्योंकि इंसान का पहला अगर कोई प्राणी दोस्त है तो वो डॉग है। क्योंकि गांव बसाना है तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, और वो टोटेम नैताम आज लेकर चल रहे हैं। आपके जितने भी सरनेम हैं सबका अर्थ हिंदी, छत्तीसगढ़ी, मराठी किसी भी भाषा में नहीं निकलता, गोंडी में निकलता है। सलाम, सालई मरा, सालई का पेड़, ये सब जो चीजें गोंडी में है आपके सरनेम में, ये पूरे गोंडी से भरपूर है। लेकिन हम ज्यादा पढ़े लिखे होने के कारण हम लोगों ने इसको अंधविश्वास बोला और टाटा बाय बाय कर दिया। ये सतरंगी झंडे जो आप पकड़े हैं, इसका मतलब क्या है भाई? हर चीज का मतलब होना चाहिए। सवाल पूछिए, खुद से पूछिए, साइड वाले लोगों से पूछिए, कोई कार्यक्रम कर रहे हैं उसको पूछिए, सतरंगी झंडे का क्या मतलब है? अरे भैया वो सतरंगी झंडा ऐसे पकड़ो सीधा, थोड़ा दोनों बाजू से पकड़ना। अरे भैया हेलो, सतरंगी झंडा थोड़ा ऊपर पकड़ना। हाँ, दोनों बाजू से उसको पकड़ो और सब सारे लोगों को दिखाओ। कितने कॉलम है उसमें? 7 कॉलम है। कितने? 1 से 7 सगा तक। और उसमें 7 कॉलम में एक अलग पहचान, यानी 7 जो पृथ्वीवर इस प्रकृति में जो मेन 7 रंग है, 7 रंगों को 7 सगाओं ने बांटा है। इसलिए 7 सगा जब तक नहीं आते गोंडवाना का कार्यक्रम नहीं होता। समझ रहे? आपको 1 चिन्ह दिखेगा, 2 दिखेगा, 3 दिखेगा, 4 दिखेगा, 7 तक दिखेगा, वो सगा व्यवस्था है। 4 सगाओं का लाल है, मैं जो 5 सगा हूं मेरा तोता हरा है। और जब ये फड़ा पेन, पेरसा पेन अपने करने, अपने कुल देवत यानी अपने पेरसा पेन बुढ़ादेव बड़ादेव के पास जब जाते हैं, तब यही प्रकार का अपने कुल का झंडा लगाते हैं। ये उनकी पहचान है। उन्हें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट की जरूरत उन बोगस, उन नकली लोगों को है जो कि हमारे समुदाय में घुसना चाहते हैं। अगर और एक सवाल जो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपके जेब में ना आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, कुछ भी नहीं है, और कोई डेढ़ छाना आ गया और आपके सामने खड़ा हो गया और बोला तू ट्राइबल कैसे है ये प्रूफ करके दिखा। तू ट्राइबल कैसे है ये प्रूफ करके दिखा। तेरे पास ना पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, कुछ भी नहीं है, कोई भी कागजात नहीं है, तो तू ट्राइबल कैसे है ये प्रूफ करके दिखा। ये अगर सवाल आएगा तो कौन कौन उसका जवाब देंगे? कैसे देंगे? ये सवाल है। तो सुन लीजिए आप उसको जवाब कैसे देंगे, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट, ये सब चीजें अंग्रेज आने के बाद आई है। उसके पहले हम कौन थे, क्या थे? तो चलिए मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं, जिस नियम के आधार पर आप उस व्यक्ति को बोलेंगे तो उस व्यक्ति को नहीं, उस व्यक्ति के बाप को भी मानना पड़ेगा कि आप ट्राइबल है। भारतीय गवर्नमेंट, संविधान, लोकूर कमेटी भारत में किसको ट्राइबल मानना है और नहीं मानना है इसके कुछ नियम बनाती है। उस नियम में सबसे पहला मुद्दा है, अगर वो ट्राइबल है तो उसकी पहले सेपरेट भाषा है, उसकी सेपरेट भाषा है। अगर वो ट्राइबल है तो वो किसी भी धर्म के रूल फॉलो नहीं करता, वो अपने कायदे कानून फॉलो करता है जो हजारों सालों से आ रहे। तीसरा पॉइंट ये है, अगर वो ट्राइबल है तो उसमें उस व्यक्ति की समाज में न्याय व्यवस्था है, कोर्ट सिस्टम उसके अंदर है, तब वो ट्राइबल है। और बहुत सारी चीजें, शिक्षण व्यवस्था है, एजुकेशन व्यवस्था भी है। ये सभी चीजों को अगर 3-4 पॉइंट को सामने रखा जाए तो आप बिना सर्टिफिकेट के भी समझ सकते हैं ट्राइबल कौन है और नकली कौन। समझ रहे? लेकिन अगर ये बहुत जल्दी होने वाला है, मैं जितना स्टडी कर रहा हूं, दुनिया घूम रहा हूं,
जब बाकी लोगों को ये लगेगा कि ट्राइबल लोगों को छाट के किसी और धर्म में ले जाएंगे, तो वो आपके ऊपर सर्वे बिठाएंगे जरूर। कोई आएगा गवर्नमेंट की तरफ से एक बही खाता लेकर और पूछेगा, आप गोंड है? हाँ जी गोंड है। तो गोंडी आती है? नहीं आती है। तो वो लिखेगा इसको गोंडी नहीं आती, माने ट्राइबलों के एक नियम को तो ये पार नहीं कर सकता। दूसरा, क्या तुम अपने कायदे कानून को जानते हो? थोड़ा थोड़ा जानता हूं। क्या होता है शादी में? अगर वो नहीं बता पाया तो पॉइंट दूसरा भी चला गया। और पॉइंट तीसरा, उसका कोर्ट सिस्टम वो तो खत्म होने के कगार पर अब भी है, क्योंकि अभी वो पंच व्यवस्था जो गांव में बैठती थी वो अभी जैसे थी वैसे आज तक हम लोग संभाल नहीं पाए हैं। तो करना क्या है? इस व्यवस्था को लौट के लाना है। तो सबसे पहले हम सभी को अपने व्यवस्था की तरफ एक कदम बढ़ाना है। इसका मतलब ये नहीं झंडे लो, चाकू लो, ये लो, वो लो और रास्ते पे निकल जाओ। आप जिस भी करियर में कैसे भी हो, आप पहले अपनी भाषा को सीखने का प्रयास करो। आज पूरा जो दिन है, आज जो पूरा दिन है, एक दिन में एक ही गोंडी भाषा का जो शब्द है उसको रटते जाओ, दूसरे दिन दूसरा रटते जाओ। एक साल में 300 शब्द तो आप रट ही लोगे और 1-2 साल में अच्छे से आप गोंडी बोल भी सकते हो। आप अगर एक आदमी गोंडी बोलता है तो आने वाले 5 पीढ़ियों का संरक्षण वो करता है। लेकिन अगर आज वो यहाँ पे गोंडी भाषा को भूल रहा है तो आने वाले 2 पीढ़ियों में उसका अस्तित्व खतरे में है। क्योंकि ये जो होशियार लोग हैं ना, ये लोग आपको ये नहीं कहेंगे तू ऐसा है वैसा है, ये अंदर से कुछ स्कीम निकालेंगे और उस स्कीम में ऐसे लपेटेंगे कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा विश्वासघात किसने किया। तो जरा होशियार हो जाओ, क्योंकि सब लोग, हर इतिहासकार के किताब में एक लाइन आती है, ट्राइबल लोग बहुत सादे सिंपल होते हैं। अभी ये लाइन को हटाने का वक्त आया है। अभी ये उनको लिखना चाहिए, ट्राइबल लोग बहुत होशियार होते हैं। अभी ये लिखने की जरूरत है। तो इसलिए सभी को होशियार होना पड़ेगा। मैं फिर से अपने कल्चर की ओर आता हूं कि जैसे कि मैंने बताया कि ये जो गोत्र है, ये गोत्र आए कैसे। चलो ठीक है, कुपार लिंगो जी ने आपको टोटेम दे दिए, एक पेड़, एक प्राणी, एक पक्षी दे दिया, लेकिन ये 1, 2, 3, 4 क्यों कहे? वो तो ये भी कर सकते थे 203, 304, 705, ऐसा क्यों नहीं किया? चलो इसका एक रीजन है जो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप समझ सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। पहांदी पारी कुपार लिंगो जिनकी तस्वीर जिनके सामने गोंगो हो रहा है, उनको एक बार आप देख लीजिए उनकी तस्वीर को। जब पहांदी पारी कुपार लिंगो को यहां के गंडवाना को समझना था, तब उन्होंने इस पूरे एरिया का भ्रमण किया। यानी ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों जैसा कोई रथ बनाया और वो रथ उड़ने भी लगा, ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों ने, वो एक सादे सिंपल इंसान थे और उन्होंने वही कोशिश की समाज को बांधने की, और वो हर जगह को, हर क्षेत्र को देखते चले गए। हर क्षेत्र में जाते उस क्षेत्र की मिट्टी को देखते। हर क्षेत्र की मिट्टी अलग होती है, आपको पता है। तो मिट्टी तो अलग होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इधर कोयला मिलता है, हमारे इधर आ जाएंगे तो लोहा भी मिलेगा। रीजन क्या है कि पहांदी पारी कुपार लिंगो ने जब यहाँ पे रिसर्च किया, तब उनको ये पता चला कि गोंड लोग तो बहुत ज्यादा तादाद में हैं, बट उनकी जो जमीनें हैं, उनके जमीनों के अंदर में अलग अलग धातु छुपा है। किसी के एरिया में सोना छिपा है, किसी के एरिया में चांदी मिलता है, किसी के एरिया में लोहा मिलता है, तो किसी के एरिया में एल्युमिनियम, किसी के एरिया में तांबा, जो भी है सब धातु अलग अलग है। अगर वो जमीन में धातु है तो उसका कुछ अंश उस एरिया में रहने वाले पेड़ों के पत्ते में भी होगा, क्योंकि वो जड़ से अंदर जा चुके हैं। क्योंकि पेड़ों की जड़ उस जमीन से कनेक्ट है, तो उस धातु का कुछ ज्यादा अंश उस पेड़ों में जरूर होगा। यानी इसका मतलब यह है कि उस पेड़ों पे जीने वाले शाकाहारी प्राणियों में भी उस धातु का थोड़ा बहुत अंश होगा। और ये कुपार लिंगो के द्वारा कैलकुलेशन किया गया कि अरे अलग अलग धातु, अलग अलग प्राणी, अलग अलग खनिज संपदा,
तो इनका जो ब्लड रिलेशन है, क्योंकि उन प्राणियों को खाते हैं हम लोग, तो वो धातु का असर हमारे शरीर में भी, ब्लड में भी होगा। अगर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग धातु पाए जाते हैं तो ब्लड में भी कुछ बदलाव हो सकता है। और ये जब दोनों शादी होती है तब इनमें दुष्परिणाम ना हो, साइड इफेक्ट ना हो और आने वाली संतान बलशाली बने, इसके लिए कुपारलिंगों ने रिसर्च कर ये बनाई हुई व्यवस्था को आप सगा व्यवस्था बोल रहे हैं। और जिनके नाम जो है वो नाम गोंडी में देखेंगे तो कोई भगवान आशीर्वाद देने वाला नहीं है। जैसे कि मैं हूं कन्ना का, तो मेरे 5 नाम है, आहाराउड, महाराउड, रेक्काराउड, मेक्काराउड और दोंदलाराउड। ये किसी भगवान के नाम नहीं है, किसी ग्रंथों में हमारे इस पेनों का नाम नहीं आता, ये धातुओं के नाम है जिसको रिसर्च करने की जरूरत है। हमारे कुपारलिंगो एक तरफ से कोई चमत्कार आपको बता के नहीं गए हैं, साइंस बता के गए हैं, लेकिन हम उनके साइंस को समझ नहीं पाए। ये आपकी सगा व्यवस्था है। इस सगा व्यवस्था को अगर आप समझेंगे बारीकी से तो बहुत कुछ निकल के आएगा। जैसे कि आपने कहा कि आप प्रकृति पूजक है क्या? तो किसी पेड़ और प्राणी और किसी को क्षति करना क्या आपका अधिकार है? अगर आप प्रकृति को पूजते हैं तो क्या आप ये चाहेंगे कि बहुत सारे पेड़ मर जाए? चाहेंगे क्या? क्योंकि आप उनकी रक्षा करेंगे। इसलिए बस्तर में किसी भी पेड़ का फूल यूज नहीं होता, 2 ही फूल यूज होते हैं, महुआ और चापा। महुआ जब फूल गिरता है तब उसका जो बीज है वो पेड़ पे ही रह जाता है, उस पेड़ को कोई परेशानी नहीं होती, वो पेड़ अपना वंश आगे बढ़ा सकता है। और चापा भी वैसा ही होता है, चापा का फूल गिर जाता है, उसका बीज नष्ट नहीं होता। लेकिन जब हम ऐसी चीजें करते हैं तो क्या हम प्रकृतिवादी है? एक फूल में कितने बीज होंगे? कितने बीज होंगे इसमें? और ये सब बीज हमने आज के दिन में इसको वेस्ट किया, इसके वंश वेल विस्तार को रोका। है हम प्रकृति पूजक? तो बात यह है कि हम डिटेलिंग से किसी चीज को समझते नहीं है और लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं यहां पे बैठा तो कोई एक डिब्बा लेके आए, वहां पे काजू बादाम वगैरह रखे थे। वो उन लोगों को लगता होगा जो भूखे आते होंगे। मैं मेरे समाज के लिए आया हूं, मैं यहां स्पेशल ट्रीटमेंट लेके नहीं आया हूं। और अब पता है आपको कि किसी भी प्रोग्राम में यह व्यवस्था ट्राइबल व्यवस्था में नहीं है, किसी भी। आगे से आयोजक मंडल ध्यान रखे, पहला पॉइंट, किसी भी प्रोग्राम में कोई दूर से व्यक्ति आता है तो साउंड सिस्टम इतना क्लियर रखे कि सामने वाले के कानों तक इजीली पहुंचे। और पॉइंट नंबर 2, ये ऊपर बैठ के नीचे वाले लोगों को सयाना बन के बताने वाली सिस्टम हमारी नहीं है, ये अडॉप्ट की गई है, इसको छोड़ना पड़ेगा। हम क्या है पता है, ट्राइबल लोग सबसे अलग इसलिए है कि सब एक समान है, कोई बड़ा और छोटा नहीं। जब गोंडवाना में एक राजा को लोगों की राय लेनी होती थी तो राजा भी लोगों के बीच आकर नीचे बैठता था, लोग भी नीचे बैठते थे। उसे गोंडी में कहते हैं मांदी। क्या कहते हैं? मांदी। और वो मांदी चलती थी और उसी से इंस्पायर आज का आपका संसद भवन है। वो थोड़ा मॉडर्न हो गए, वो कुर्सियों पे बैठ के बेंच को बजाते हैं, लेकिन मांदी व्यवस्था ट्राइबलों से आई, क्योंकि कोई इंसान, कोई धर्म वाला इंसान अकेला सोचता होगा, ट्राइबल आदमी समूह में सोचता है। ये बात याद रखें, क्योंकि ये जो व्यवस्था है आपके गांव की व्यवस्था। कोरोना काल आया था कि नहीं? गवर्नमेंट ने क्या बताया था आपको? 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। 2 गज यानी कितना? 6 फीट। ये शहरों में लागू हुआ क्योंकि शहरों में ना ऐसे घर सटे हुए हैं, तो 2 गज 6 फुट का अंतर हम एक दूसरे को रखना पड़ेगा। बट हमारे आज भी जो प्राचीन गांव है, ये गांव में लागू नहीं होता। अरे 6 फुट नहीं, 10-12 फुट से पहले से ही दूर घर है, क्योंकि उसके बीच में एक घर, एक सांदबाड़ी, एक घर, एक सांदबाड़ी। ये जो हमारे पुरखों ने बना के दी जो व्यवस्था है, नार व्यवस्था, इसी से आज शहरीकरण हुआ है, याद रखना।
कोई कुछ भी बोलेगा, कोई कितने भी ग्रंथ लाएगा, अरे ग्रंथ तब तेरे मैं सुनूंगा जब मैं ग्रंथों के बाद का हूं, तू ये प्रूफ कर, नहीं तो तेरे ग्रंथ सुनने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं उससे भी पुराना हूं। गांव की मेरी नार जो व्यवस्था है, मेरे गांव की व्यवस्था, उसमें इमली मिल जाती है इजीली, नींबू का पेड़ मिल जाता है, कड़ुनीम मिल जाता है, आपके घर के पीछे में या साइड में सब्जियां मिल जाती हैं। यह व्यवस्था आज की नहीं है भाई, ये हजारों सालों से हमारे पुरखाओं ने लगा के दी कि ऑर्गेनिक खाओ, सी विटामिन खाओ, यानी कोई भी अगर बीमारी आती है तो घर एक दूसरे से 20 से 25 फीट की दूरी पर है तो कोई भी बीमारी गांव में ज्यादा असर नहीं कर सकती। और इस साइंटिफिक रीजन के साथ ट्राइबलों के गांव है। आज भले ही थोड़े ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण एक दूसरे से सटे हुए बांधे गए हो, लेकिन आज भी आप बस्तर में जाइए, आपको ओरिजिनल नार व्यवस्था मिलेगी। आपके गांव व्यवस्था से, आपके कस्टमरी लॉ से, आपके न्याय व्यवस्था से पूरा देश इंस्पायर है और इसी को सामने लाकर रखा है। जयपाल सिंह जी मुंडा की तस्वीर आपके सामने है। इनका नाम मारंग गोमके का नाम क्यों लिया जाता है पता है आपको? तालियां होनी चाहिए। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा में कहा कि ये गणतंत्र व्यवस्था आदिवासियों से आपको सीखनी चाहिए। ये संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा जी ने कहा, क्योंकि जब लोगों के घर की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जब लोगों के घर की महिलाओं को बाहर घूंघट से उठकर जाने का अधिकार नहीं था, तब हमारी महिलाएं घोड़े पर बैठकर युद्ध लड़ा करती थी। समझ रहे आप? और इसीलिए किसी से खुद का कंपेयर मत करिए। हमारे इसमें क्या हो गया है, साइड में देखा दूसरे समाज का आदमी, अरे बड़े बड़े लोग लाया और पूजा करवाया, तो हमारे लोगों में कंपटीशन होता है कि नहीं मैं भी बहुत बड़े बड़े लोग लाके यहाँ पे पूजा करवाऊं। अरे बाबा तू प्रकृति पूजक है और प्रकृति पूजक में अवडंबर नहीं होता। प्रकृति को अगर तेरे को पूजना है तो क्या प्रकृति ये बोलती है कि जा 2 लीटर दूध लेके आ? जब मैंने प्राचीन हमारे बुजुर्गों से पूछा कि हमारे गोंडियन पूजा में, गोंगो में दूध क्यों नहीं डालते भाई, बाकी लोग तो बहुत डालते हैं दूध, तब उस बूढ़े आदमी ने एक सवाल का जवाब दिया। वो बूढ़ा आदमी बस्तर का है। वो ये बोला, दूध पर उस बच्चे का अधिकार है। हमारे हर एक चीज में रीजन है, हमारे हर एक चीज में ताकत है, लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे। आपके सामने मैंने गोंगो ये करवाने के लिए क्यों रखा, क्योंकि आपको समझ में है कि ये अंधश्रद्धा नहीं है, ये प्राकृतिक गोंगो है। इसको और समझते हैं। अभी उन्होंने क्या किया, कपड़ा रख दिया। कपड़े को हटाया जाए तो वहां पे मिट्टी होती है और वहां पे जो दिए रखे गए हैं वो हमें कुछ मिले नहीं है, नहीं तो इतने मटके होते हैं छोटे छोटे। उसमें आपको दिखेगा चावल जो कि खेतों से आता है, उसमें आपको दिखेगी हल्दी, टर्मरिक। आप यूट्यूब पे डाल देंगे टर्मरिक के क्या फायदे हैं, तो हजारों फायदे आपको लोग बताएंगे। खाने में यूज करो, उसको जख्मों पे लगाओ, उसको शरीर पे लगाओ, सब चीजें। हल्दी, चावल ये खेतों से आते हैं। जो रार दिया जाता है वो भी निसर्ग से आता है, केमिकल की कोई बात नहीं है। जो सरई के पत्ते होते हैं वो भी आपको सहजता से मिल जाते हैं। तो हमारा गोंगो क्या है? हमारा गोंगो ये नहीं है कि 10,000 से मैं गोंगो करवाऊंगा। 10 रुपए भी नहीं लगते आपको अगर आप गोंगो करना चाहे तो। और ये नियम आपको ही लागू नहीं है, ये नियम समाज के करोड़पति को भी लागू है। उसको भी पूजा करना है तो उसको भी 1 रुपया नहीं लगेगा। कि आपके दिल में जाए, और ये किसी बुक में आप नहीं लिखे, फिर भी ये आपके दिमाग में चलती रहे कि राहुल दादा एक आए थे और उन्होंने जो चीजें बताई थी, ये मेरे जिंदगी भर का रिसर्च है जो आपको मैं 1 घंटे में बताकर जा रहा हूं। पूरे जिंदगी भर, यानी जब से मुझे लगा कि मैं मेरे समाज के लिए लड़ूं तो मैंने तलवार नहीं उठाई, मैंने कलम उठाई, मैंने कैमरा उठाया और इससे मैंने समाज को जागरूक करना शुरू किया। और आज आप सब लोग मेरे लिए राह देख रहे थे। यही मेरा काम है और यही मेरा नतीजा है कि आप सभी लोग आए और मुझे इतना सम्मान दिया।
मैं तो इसके लायक नहीं हूं, क्योंकि मैं नहीं मानता कि मैं कोई बड़ा व्यक्ति हूं। लेकिन आयोजन कमेटी ने बहुत बढ़िया आयोजन किया है। क्या है? कुछ चीजें बाद में समझ आती है, कुछ चीजें उसके बाद समझ आती है। जब मैं पहली बार वीडियो बनाना शुरू किया, ऐसे मेरे हाथों से गलती हुई है कि गांव के लोगों ने मुझे पछाड़ दिया था। ऐसे कैसे कर सकता है, समझ में ही नहीं आ रहा था, काम तो शुरू कर दिया था। तो हर साल मुझे जो गलतियां समझ में आती थी, उसको गलतियों को सुधारो और आगे बढ़ो, सुधारो आगे बढ़ो, सुधारो आगे बढ़ो, तब जाके एक परफेक्ट इंसान बनता है। आज मैं ये जो फूल का कंसेप्ट, ये जो सब बता रहा हूं आपको, ये किसी को गलत कहने के लिए नहीं बता रहा हूं, और आप जाके किसी को गलत बोलने के लिए भी नहीं बता रहा हूं। आप घर जाए और शांति से विचार करें कि राहुल दादा ने जो बताया क्या वो सही था, क्या मैंने पाखंड और अंधविश्वास के बारे में बताया क्या वो सही है कि गलत है। ये आप जाके डिसाइड करो, और आपको लगेगा कि नहीं राहुल दादा ने अच्छा कहा था, तो फिर मेरा YouTube चैनल खुला पड़ा है, कोई भी पैसे नहीं लगते, आओ चैनल देखो और अलग अलग चीजों की जानकारी लेकर जाओ। सिंपल है, क्योंकि हर जगह तो मैं नहीं पहुंच पाता। इंडिजिनस पीपल डे पे मुझे 7 से 8 जगह से कार्ड आए थे कि राहुल दादा पिछली साल आप नहीं आए, इस साल आइए। ये मैंने क्यों चुना पता है? मुझे शो अप करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं करता भी नहीं हूं। ये लोग मुझे माने और लोग मेरे पीछे चले, ये मेरा कभी मकसद रहा ही नहीं। मेरा मकसद ये रहा है कि मैं उन लोगों तक पहुंचूं जो लोग आज भी मेरे चैनल तक नहीं पहुंचे, और फिर मैं उनको बताऊं कि ये जो कर रहा हूं, ये जो साइंटिफिक रीजन आपके सामने रख रहा हूं, ये यही का रिसर्च है। मैंने आज आपको जितना भी बताया है, क्या आपको लगता है ये मैंने कहीं से खरीद के लाया और बताया? ये मैंने अपने लोगों को देखा, निरीक्षित किया और किसी नतीजे पर पहुंचा, और वही आपको बता रहा हूं। तो अगर आप अपने परंपराओं को जो घर में होते हैं, बड़ा देव बुढ़ा देव चाहे जो भी नाम दे दो आप, वो जो परंपराएं होते हैं उसको गलत कहने से पहले उस परंपराओं को बारीकी से देखना। कुछ ऐसा अर्थ निकल के सामने आ जाएगा ना कि आप समझ भी नहीं पाओगे कि हमारे पुरखा कितने ग्रेट थे। और इसीलिए ये गोंडवाना सिस्टम बनाई गई है। एक पॉइंट है, उस पॉइंट को बोलता हूं। देखिए, महाराष्ट्र में भी ये प्रॉब्लम है, एमपी में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है। ये प्रॉब्लम कौन सी है पता है? हम एक दूसरे को गलत कहने लगे हैं, एक दूसरे को हम समझ नहीं रहे। मैं बात कर रहा हूं प्रधान, गोंड, कोरकू, बैगा, माड़िया, ये सभी गोंड ही है। क्योंकि गोंड यह जातिवाचक शब्द नहीं है, यह समूहवाचक शब्द है। भारत में रहने वाला आदमी भारत के बाहर जाएगा, उसको पूछेंगे तुम कौन हो, तो वो ये कहेगा मैं इंडियन हूं। क्या बोलेगा? इंडियन। तो पूरे गोंदोले में रहने वाला आदमी बाहर पूछेंगे तो कौन बताएगा? मैं गोंड हूं। चाहे उसके बाद वो मेरा आइडेंटिफिकेशन है कि मैं प्रधान गोंड हूं, मैं माड़िया गोंड हूं, मैं कोरको गोंड हूं, कि मैं कौन सा गोंड हूं, वो बात का सवाल है। लेकिन वो पहले ये बताएगा कि मैं गोंदोले में रहता हूं, तो इसलिए मैं गोंड हूं। इसलिए सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं आपके दिल तक अगर पहुंच रहा हूं तो ये बात समझिए, कोई भाई छोटा नहीं है और कोई बड़ा नहीं है। आपस में मनमुटाव हर जगह पे होते हैं, लेकिन अगर सामने वाले दुश्मन को हराना है तो पहले घर वालों का एकजुट होना जरूरी है। भले ही इसमें ऐसे कुछ आदमी हो जो एक दूसरे का विरोध करते हो, मैं नहीं मानता, तो मत मानो। मैं उन युवाओं को बता रहा हूं कि आपके हाथ में गोंडवाना का भविष्य है, आप उसको लिख सकते हैं। तो आप अकेले नहीं लिख सकते, आप सबको साथ लेकर उस इतिहास को लिख सकते हैं। तो उनकी गलतियां आप माफ कर दो, आपकी गलतियां वो माफ करेंगे। और मैं चाहूंगा कि अगली बार अगर मैं प्रोग्राम में आऊं तो ये दोनों साइड और तीनों साइड यहाँ पे जो भी रहते हैं सब लोग खचाखच भर के आए, और फिर और एक नया माहौल बने और नया गोंडवाना तैयार हो। आपको पता है गोंड, जो गोंड है, गोंड की उत्पत्ति अभी वो भी बताने लगा, बहुत टाइम लगेगा, मैं हेडलाइन बताता हूं। गोंड की उत्पत्ति अमरकंटक की बता दी जाती है। अमरकंटक में जो नर्मदा नदी का उगम हुआ है, वहां की गोंड लोगों की उत्पत्ति बताई जाती है। बहुत सारे लोग इस पे सवाल करेंगे कि ऐसा कैसे हुआ। तो ऐसे हुआ है क्योंकि हमारे ये पाटाओं में, हमारे गानों में, हमारे इतिहास में है कि गोंड लोगों की उत्पत्ति हुई है।
उस नदी का नाम नर्मदा नहीं है, जो कि पृथ्वी की सबसे प्राचीन नदी है। नर्मदा उसका नाम नहीं है, उसका नाम है नर और मादा। क्या है? नर और मादा, यानी पुरुष यानी स्त्री। जब इनका मिलन होता है तभी एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। यह सिद्धांत पुरखाओं ने बता के रखा है। और यह सिद्धांत सिर्फ मनुष्यों को लागू नहीं होता, यह सिद्धांत हर उन प्राणियों में, हर उन पक्षियों में, हर उन कीटुक में, कीड़ों में, सब जीवों में लागू होता है कि प्लस और माइनस यानी नर और नारी की जो ताकत है, प्लस माइनस की ताकत जब तक नहीं आती तब तक कोई भी जीव का निर्माण नहीं होता। इसलिए गोंडियनों ने उस पहले नदी का नाम दिया नर्मदा, और उसी के साइड में कोरे में यहाँ के गोंड लोगों की उत्पत्ति बताई जाती है। उसको अगर बताने चाहूंगा तो और आधा घंटा लगेगा, इसलिए वो पॉइंट वहीं पे रख देता हूं। लेकिन वहां पे जो उत्पत्ति बताई जाती है, वहां से शंभु व्यवस्था को भी बताया जाता है। आपने आज तक महादेव बोला, शंभु बोला, शंकर जी बोला, अनेक नामों से जाने, लेकिन आपको रियल फैक्ट समझ में नहीं आया कि हम लोग किस शंभु को मानते हैं। हम उस शंभु को मानते हैं जो शंभु चमत्कारी नहीं थे, जो शंभु एक राजा थे, और उन्होंने हमें 3 प्रकार का मार्ग दिया, जिस मार्ग का नाम है मुंदशूल सर्री, जिसे आप त्रिशूल कहते हैं। यह मुंदशूल सर्री क्या है? मुंदशूल सर्री हमारे शंभु गौरा ने, शंभु ने इसलिए आपके सामने रखा कि बाकी लोग कहते हैं, पता है आपको, ये पूजा नहीं करेगा तो मरने के बाद उधर जाएगा, ये पूजा नहीं करेगा तो मरने के बाद उधर जाएगा। हमारे शंभु कहते थे, तुम कहीं पे भी नहीं जाओगे, तुम्हारे शरीर से ऊर्जा निकल के चली गई तो हम तुम्हें अपने पेन कड़ा पे लाके रख देंगे और आजीवन तुम्हें बुढ़ाल पेन कहेंगे। यही हमारे शंभु की व्यवस्था, जिसे त्रिशूल व्यवस्था आपके सामने दी है। शंभु ने उस त्रिशूल से किसी को मारा नहीं है, ये गलत चीज दिखाई गई है। शंभु ने वो त्रिशूल हमारे लोगों को दिया। ये 3 प्रकार के मार्ग है, गोंडी में इसे मुंदशूल सर्री कहते हैं। हिंदी में समझाऊं तो शारीरिक मार्ग, बौद्धिक मार्ग और मानसिक मार्ग, ये 3 मार्ग शंभु ने दिए कि ये 3 मार्गों को आप अगर समझ जाते हैं तो आपको इंसान से बढ़िया इंसान बनने को मिलेगा। और आप किस स्थिति में पहुंचेंगे पता है? जय सेवा का सिंबल देखा है आपने, जिसे आप बुढ़ा देव कहते हैं, बड़ा देव कहते हैं शायद। उसके ऊपर में एक दीप है, उसके ऊपर में एक दिया है जो जल रहा है कि नहीं? सिंबल देखे कि नहीं? ऐसा सिंबल है। जो दिया जल रहा है वो दिया आपको ये बता रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग मोद वेणची, माने हिंदी में सत्य ज्ञान का प्रकाश। मुंदशूल सर्री को अगर आप क्रॉस करके जाते हैं तब आपको समझ में आता है कि सत्य ज्ञान क्या है, ओरिजिनल ज्ञान क्या है, झूठ क्या है। और ये जब समझ जाता है तो आप उस स्थिति को पहुंचते हैं जिसको हम बोलते हैं मोद वेणची, सत्य ज्ञान का प्रकाश। और सिर्फ शंभु ने यह बताया है कि आप इंसान से बेटर इंसान यानी अच्छे इंसान बन सकते हैं, आप कभी भी भगवान नहीं बन सकते, क्योंकि वो कंसेप्ट है ही नहीं। समझ रहे? तो इस शंभु व्यवस्था को समझना है तो हमें और कभी भी आना पड़ेगा, या फिर आप लोगों को थोड़े से मेरे वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि हर बार तो मैं जल्दी में नहीं आता। तो मेरे चैनल का नाम है अलाइव ब्रीथ, ये जरा हार्ड हो गया। आप यूट्यूब पे राहुल खन्ना के सर्च मार देंगे तो मेरे वीडियोस आ जाएंगे। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वो मैं किसी वीडियो में नहीं बोलता, क्योंकि मेरे लोगों का मीडिया पर ही आना कम है, तो उनको क्या समझेगा कि सब्सक्राइब करो ना क्या करो। तो इसलिए मैं यही कहूंगा, जाइए, अनेक विषयों पर मेरे वीडियो बने हैं, अनेक आपके सवालों पर मेरे वीडियो बने हैं, उन सवालों को पकड़िए, वो वीडियो देखिए, और नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, हमारी टीम है आपको उत्तर देने के लिए। ठीक है? तो एक्चुअली आप सुनने के लिए तैयार है, बट अभी मैं बोल बोल के थक गया हूं एक्चुअली। समय भी हो गया है तो मुझे आराम दीजिए, और कुछ गलत मैंने बोल दिया होगा तो माफ करिए। और सभी टीम जो है आपको रुकना है, जो टीम में शामिल थे, ये इतना बड़ा प्रोग्राम किया, उस टीम को रुकना है। मैं आपका वीडियो बनाने वाला हूं, और हमारी अंतरराष्ट्रीय माझी जो सेना आई है, बहुत वक्त से वो मेरा इंतजार कर रही है, आपको भी रुकना है। और मैं
कोई भी ट्राइबल आदमी ये बात नहीं रख रहा है, यहाँ के हमारे विधायक नहीं बोल रहे हैं, मैं बता देता हूं। एक याद रखिए, जब हमारे ट्राइबलों ने यहाँ पे आंदोलन किया, ये छत्तीसगढ़ दुर्ग एरिया और बहुत सारे क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, ट्राइबल लोगों ने आंदोलन किया, गवर्नमेंट को बोला कि हम आपको टैक्स नहीं देंगे। तब एक सेना उबलकर सामने आई, जिस सेना का नाम था अंतरराष्ट्रीय कंगला मांझी सरकार, और फिर उन्होंने ये बताया लोगों को कि जो टैक्स है, जो पूरी चीज है, हम देश को चलाएंगे। और तब वहां फौज बनी, और तब उस रूल में कुछ डॉक्यूमेंट्स बने, जो डॉक्यूमेंट्स आज भी आपको बताते हैं कि आप इस देश के मालिक हैं। लेकिन इनकी फौज, इनके बातों को कोई भी ट्राइबल पत्रकार नहीं उठा रहा है। तो आज हमें इनके डॉक्यूमेंट के साथ इनके पीछे खड़ा होना है और गवर्नमेंट को बता देना है कि ये डॉक्यूमेंट देखो, ये करार हुआ था, हम इस देश के मालिक हैं, कब दे रहे हो हमारे हाथ में सत्ता। ये सवाल पूछने के लिए आपको इनके पीछे खड़ा होना जरूरी है। कौन कौन खड़े रहेंगे? तो इनका वीडियो जब भी मेरे चैनल पे 2-3 दिनों में अपलोड हो जाएगा, उस दिन से आपको एक करना है, बाकी सारे लोगों में शेयर करना है, और हो सके तो हम कंगला मांझी सरकार के दावे को, उनके डॉक्यूमेंट्स को हम न्याय दिला के जरूर रहेंगे। तो आपको लास्ट में हम लोगों ने जय घोष नहीं किया, तो आपको लास्ट में सेवा सेवा बोलना है, ठीक है? हड़प पेंता जंगो दाइना दाई कली कंकालीना पहांदी पारी कुपार लिंगोना हीरा सुकाना। जय सेवा, जय गुरु।